हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज जो आपके लिए पढ़ाने वाला हूं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूँगा ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे जितना आज आपको पढ़ाऊंगा इससे एक क्वेश्चन कम से कम आपको पेपर में अपने देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो टॉपिक है ना इसमें कई सारे एस्पेक्ट आपके टच होते हैं। तो इतने एस्पेक्ट है ना इसके अंदर कि कहीं ना कहीं से पूरी पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय सिटीजनशिप पे जितना भी आपका ऐसा पार्ट था जो स्टैटिक पार्ट था मैंने कवर कर लिया। अब इसी से रिलेटेड ना दो करंट अफेयर आए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दूसरा है दोस्तों आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो दोनों के बारे में हम लोग गहन तरीके से अध्ययन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे एंड आई एम अश्योरिंग यू इस लेक्चर को देखने के बाद आप पूरे जीवन पर्यंत सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में कहीं पर कुछ भी सर्च नहीं करेंगे। तो चलो मैं चलता हूँ लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ चलने से पहले मैं आपका कुछ बेस बना देना चाहता हूँ जिससे आप ये टॉपिक समझ पाओ। देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 मैंने आपको बताया सिटीजनशिप के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में बस 26 जनवरी 1950 तक ही लिखा हुआ है। यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इस डेट तक कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। इसके आगे का यानी कि इसके आगे डेट पे कैसे डिसाइड करना है कि कौन भारत का नागरिक है या कौन भारत का नागरिक नहीं है, या फिर किस तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित की जाएगी, किस तरीके से भारत की नागरिकता छोड़ दी जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 11 जो है यह कहता है दोस्तों पार्लियामेंट के कंट्रोल में होंगी। यानी कि किस तरीके से किसी की सिटीजनशिप अर्जित होगी, किस तरीके से कोई सिटीजनशिप छोड़ सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आएंगे पार्लियामेंट की पावर के अंडर में। यानी कि इन चीज़ों का पार्लियामेंट जो है वह देखरेख करेगा। तो इसी क्रम में जो हमारा पार्लियामेंट है उसने इनेक्ट किया यानी कि उसने पारित किया एक अमेंडमेंट एक्ट, एक एक्ट उसने बनाया जिसका रखा गया दोस्तों नाम सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब दोस्तों इसी सिटीजनशिप एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट लाया गया है जिसका नाम है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ये कुछ नहीं है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया पूरा सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये उसी का एक संशोधन है, ठीक है, और उसका एक बहुत ही मेजर संशोधन है। अब मेरे कहने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि इससे पहले इसका कभी संशोधन नहीं हुआ, इसका समय समय पे संशोधन हुआ है, लेकिन यह जो संशोधन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये काफ़ी एक बड़ा संशोधन है। तो इसको हम लोग समझेंगे बारीकी से। ओके चलो, यहाँ तो मैंने आपका बेस बनाया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लेके चलता हूँ, कुछ चीज़ें वो बताता हूँ जिससे आप समझ पाओ ये बिल क्या है। ओके, ये एक्ट जो है वो क्या है। देखो इस एक्ट को समझने से पहले यहाँ पे आपको यह अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यह रिलेटेड है नागरिकता से। ओके, अब देखो इस बिल के अंदर क्या चीज़ें रखी गई हैं। इस बिल के अंदर सरकार ने ऐसा कहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, इन 3 देशों से जो भी लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन तीनों देश में जो लोग जिनका कि धार्मिक उत्पीड़न किया गया है, यानी कि धर्म के आधार पे इनका उत्पीड़न किया गया है। देखो किस तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे भारत की बात की जाए तो हमारे भारत का स्टेट रिलीजन कोई है ही नहीं, हम लोग सेकुलर हैं। हमारे के यहाँ हर एक धर्म की इक्वल दोस्तों रिस्पेक्ट है, ठीक है। इसके लिए हमारे यहाँ कोई रिलीजन ऑफिशियल है ही नहीं, सारे रिलीजन जो है हमारे यहाँ इक्वल हैं। इसलिए स्टेट ने अपना कोई भी रिलीजन रखा नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट कोई भी रिलीजन रखेगा तो जो रखेगा स्टेट रिलीजन वह जो रिलीजन है वह दोस्तों अपहोल्ड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बाकी जितने रिलीजन है वह नीचे हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो स्टेट है ना उसने आज तक कोई रिलीजन ही नहीं रखा है। उसने अपने आप को रिलीजन के मामले में रखा है न्यूट्रल। कैसा रखा है? न्यूट्रल रखा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सारे धर्म की इक्वल वैल्यू है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो इन 3 नेशनों में क्या है दोस्तों कि जो इस्लामिक
रिलीजन है, ये तीनों देश इस इस्लामिक रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पे और कोई धर्म की मान्यता नहीं है, बस यहाँ पे इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म चलता है। तो यहाँ पे जो और भी धर्म के रहने वाले लोग हैं, लाइक हिंदू हो गए, सिख हो गए, उन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है। यानी कि उन्हें धार्मिक प्रार्थनाएं दी जाती हैं और उनसे बोला जाता है कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और हमारा जो मुस्लिम धर्म है इसे अपना लो। ठीक है, तो ऐसे में लोग करते क्या हैं, घबरा जाते हैं और वह रुख करते हैं ऐसे देश के लिए जहाँ पे ऐसा कंट्री हो, जहाँ पे सारे देश मिलजुल के रहते हों, और ऐसे दिशा में भारत से अच्छा और कोई देश नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि ऐसा देश जहाँ के लोग धार्मिक उत्पीड़न को झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे हमारे अफगानिस्तान में हो, यह लोग भारत की नागरिकता पा सकते हैं। अब आपको एक बात सुन के यहाँ अचरज होगा कि भारत की नागरिकता तो कोई पा सकता है, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ना हो, वो तो कहीं का पा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन 3 देशों के ऐसे लोग जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यह लोग शॉर्टकट से जो सिटीजनशिप है उसे पा सकते हैं। बाकी सिटीजनशिप तो हमारे भारत की कोई पा सकता है। 1955 में जो क्राइटेरिया दिया गया उसे फॉलो करो। मैंने आपको पीछे पढ़ाया क्या क्या क्राइटेरिया, बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, नेचुरलाइजेशन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप फॉलो कर लो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनके जो 6 रिलीजन हैं, यहाँ पे जो 6 रिलीजन के लोग रह रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशली जो है वो स्पेशल तरीके से इनको भारत का सिटीजन बना जाएगा। अब किस तरीके से सिटीजन बनाएगा, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, इसे मैंने बोला था नेचुरलाइजेशन हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ पे इन लोगों को जो भारत का सिटीजन बनाया जाएगा शॉर्टकट से, वह बनाया जाएगा नेचुरलाइजेशन से। अब मैंने आपको नेचुरलाइजेशन पढ़ाया है कि अगर किसी व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के माध्यम से इंडिया का सिटीजन बनना है तो ज़रूरी है कि वह पिछले 14 सालों में 11 साल भारत रहा हो। पिछले 14 सालों में कितना रहा हो, 11 साल भारत रहा हो, और पिछले 1 साल वह भारत में कंटिन्यू यानी कि लगातार रहा हो, तब वह अपने आप को रजिस्टर करा सकता है एज अ सिटीजन। देन ही विल डीम टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तब हम उसे भारत का सिटीजन के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे वैसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो 14 साल है। 14 साल में कोई भी व्यक्ति जो है 11 साल भारत रहेगी, भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन इन लोगों के लिए एक सुविधा की गई है, और वह सुविधा ये है कि ये लोग 14 साल का क्राइटेरिया पूरा ना करके अगर ये लोग 5 साल भी भारत में रह लेते हैं, यानी कि 14 साल में 11 साल का क्राइटेरिया पूरा ना करके अगर यह लोग 5 साल भी भारत में रहें तो भारत के सिटीजन बन जाएंगे। यानी कि वह लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं, ऐसे लोग अगर नॉर्मली 14 साल में 11 साल में भारत नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग अगर 5 साल भी रह लेते हैं तो हम उन्हें सिटीजनशिप दे देंगे। बाकी और किसी अगर देश का पर्सन है तो उसे 14 साल में 11 साल जो है वह भारत का नागरिक रहना पड़ेगा, तभी उसको बाद की सिटीजनशिप दी जाएगी। यानी मैंने आपसे क्या कहा, मान लीजिए कोई श्रीलंका का पर्सन है, मान लीजिए अहमदी और शिया मुस्लिम है पाकिस्तान के, बाहर चाहते हैं कि हम भारत के अंदर आ जाएं और जो है हमारे को भारत की सिटीजनशिप मिल जाए, तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि वह 5 साल में सिटीजनशिप ले जाएं। उन्हें दोस्तों पूरा फुल फ्लैज क्राइटेरिया ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उन्हें 14 साल में 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब उन्हें सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 5 साल में सिटीजनशिप उन्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यह कर दिया गया है कि इन 3 देशों में, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अगर धार्मिक उत्पीड़ित लोग हैं और यह अगर आना चाहते हैं भारत, तो दोस्तों इनको जो है वह 5 साल में नागरिकता दे दी जाएगी। अब किस तरीके दे दी जाएगी, तो ये पूरा प्रोसेस समझ लो। ऐसे लोग जो 31 दिसंबर सन 2014 से भारत में रह रहे हैं इलीगली, देखो भारत में जो दूसरे देश के लोग होते हैं वह 2 तरीके से रह सकते हैं। एक तरीका होता है देखो इलीगल तरीका, दूसरा तरीका होता है लीगल तरीका। लीगल तरीके में आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, वीज़ा, पासपोर्ट बनवा के भारत के अंदर आते हैं। यानी कि आप जिस देश के अंदर जा रहे हैं उसी गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू वीज़ा, थ्रू पासपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जो राजदूत होता है वह इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है और यह अपने भारत में आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहता है कि कौन बंदा वीज़ा, पासपोर्ट थ्रू भारत आ रहा है। इलीगली क्या होता है, देखो दोस्तों इलीगली क्या करते हैं, इलीगल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे बहुत सारे देश में ना, बहुत सारे देश के नागरिक क्या करते हैं, बाय बॉर्डर भारत के अंदर घुस जाते हैं। ओके, आप अगर देखोगे तो 1971 से पहले तो तारबंदी भी नहीं थी बॉर्डर्स में। ठीक है, तो अब क्या है, फिलहाल अब तो तारबंदी है, चलो, लेकिन 1971 से पहले तारबंदी नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पड़ोसी देश से भारत के अंदर एंटर कर गए।
ठीक है। अब ये जो लोग एंटर कर गए हैं ना दोस्तों, बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि इनके बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आ रही है, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं वो इन्हें अवेल नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी दिक्कतें इन्हें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा इन्हें हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। वह लोग जो कि इलीगली भारत में रह रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ना कोई डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, ना पासपोर्ट लेके आए हैं, बॉर्डर के अंदर से घुस गए हैं, तो ऐसे लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से हमारे भारत में रह रहे हैं और 5 साल से लगातार भारत में बने हुए हैं, तो इनको क्या करी जाएगी दोस्तों ने सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है। और वैसे नॉर्मल क्राइटेरिया की बात करें तो उन्हें सिटीजनशिप कब कैसे दी जाती है, नॉर्मल क्राइटेरिया में 20 में से आप 11 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे हमारे पास आता 9। तो इनको कंपलसरी होता 2009 से रहना, तब इन्हें जाके कहीं सिटीजनशिप मिल पाती। लेकिन यहाँ शॉर्टकट में क्या किया गया है, सन 2014 से भी अगर आप रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यह जो खास प्रबंध है ये खास लोगों को ही किया गया है, ये सबके लिए नहीं है। ये 3 कंट्री जो मैंने आपको गिनाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें रहने वाले 6 कम्युनिटी के लिए, 6 रिलीजन वालों के लिए ही है। तो चलो मैंने आपको एक पूरा जो बेसिक है वो बना दिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे हमारे पीपीटी के ऊपर। वहाँ भी मैं आपको बहुत सारा जो मैंने आपको बताया है इसमें मैं बहुत सारा भी ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो क्या है हमारे पास पीपीटी में, तो ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से एक पीपीटी बनी हुई है जिसमें मैं आपको पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल समझा दूंगा। ये बहुत छोटी पीपीटी बनाई है दोस्तों, इसलिए मैंने बहुत छोटी पीपीटी ली है, बनाई तो नहीं है क्योंकि ये पीआरएस से ली है मैंने, तो बहुत ही छोटी सी मैंने समरी ली है। और इसी छोटी समरी में मैं आपको पूरा गीता का सार जो है सिटीजनशिप का समझा दूंगा। बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और आज के बाद मैंने आपसे बोल ही दिया कि आपको कहीं भी यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जितना पढ़ाऊँगा ना सब फुल एंड फाइनल होगा, आपको उसको फिर जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ एट द टाइम उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। चलो पहले लाइन पढ़ते हैं। पहले लाइन में क्या है, ये है द सिटीजनशिप बिल सन 2009 बॉस इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। देखो ये सिटीजनशिप बिल जो था सन 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। देखो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों 2016 में, लेकिन उसमें फेल हो गया, तो अब इसे पेश किया गया दोस्तों सन 2019 में लोकसभा में। भी किसके द्वारा पेश किया जाएगा आप जानते हो, इसे पेश करेंगे हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो अमित शाह जी ने क्या किया, इस बिल को पेश किया लोकसभा के अंदर। जिस तारीख को ये पेश किया वह तारीख थी दिसंबर 9, 2019, यानी कि 9 दिसंबर सन 2019 को। द बिल सीक टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस बिल का जो उद्देश्य था वह ये था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके लिए दोस्तों कर दिया जाए, उसमें कुछ संशोधन कर दिए जाए, जो कि बहुत चंग संशोधन है, बहुत ज़्यादा संशोधन है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप में बी एक्वायर। अब देखो 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर कई सारे तरीके सुझाए गए जिनसे आपको देश की सिटीजनशिप मिल सकती है, जैसे कि बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय बर्थ, बाय डिसेंट। तो काफ़ी सारे तरीके सुझाए गए जिनसे आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हो। इट प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप, देखो लिखा हुआ भी है, डिसेंट से ले सकते हो। अब मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, मैंने आपको तीसरी वीडियो में पढ़ाया है सिटीजनशिप के, तो अगर आपने वो तीसरी वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके पहले तीसरी वीडियो देखो, तो वहाँ पे बाय डिसेंट का क्या मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ मैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वह सिटीजनशिप की तीसरी वीडियो देखे, जो कि मेरी पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो इन तरीके से क्या है कि सिटीजनशिप जो है वो पाई जा सकती है। इन एडिशन OCI, अब OCI का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे हमारा इन एडिशन कार्ड होल्डर OCI टू देयर राइट इन OCI एंटाइटल्ड टू सम बेनिफिट इन सच मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विजिट इंडिया। आप देखो OCI का मतलब होता है दोस्तों ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह लोग जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन उन्होंने अपना OCI कार्ड बना रखा है, इन्हें हम कहते हैं OCI कार्ड होल्डर। ये लोग करते क्या है, पहले तो भारत में रह रहे होते हैं लेकिन अपने बिजनेस की वजह से ये दूसरे देश में रहने लगते हैं। तो ये लोग करते हैं क्या, अपनी बिजनेस की वजह से अभी दूसरे देश में तो रह रहे हैं लेकिन ये क्या करते हैं, भारत का OCI कार्ड बनवा लेते हैं। अब इस OCI कार्ड से इन्हें फ़ायदा क्या होता है, ये भारत के अंदर बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं और 1-2 बार नहीं काफ़ी बार भारत के अंदर ये आ जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। अब देखो डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट की बात की है तो मैंने आपको बता दिया, इलीगल माइग्रेंट का मतलब वह होता है कोई ऐसा पर्सन जो हमारे देश में आ जाए विदाउट कोई पासपोर्ट और कोई वैलिड डॉक्यूमेंट लिए, ठीक है, और वह हमारी भारत सरकार के बिना परमिशन के भारत में रह रहा हो। अब देखो क्या, द बिल अमेंड द एक्ट टू प्रोवाइड द हिंदूज। अब देखो यहाँ पे ना इस बिल के अंदर सभी के लिए इन 3 देश जो कि 3 देश मैंने आपको बताया यहाँ पे
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 3 देश हैं ना, इन 3 देशों में सभी रिलीजन जो रहते हैं उनके लिए सुविधा नहीं है कि वो भारत में रहें और 5 साल में भारत की नागरिकता पा लें। सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑफ़र है, ये विशेष ऑफ़र मिला हुआ है हिंदुओं के लिए, जो इन देशों में हिंदू रहते हैं, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, क्रिश्चियन के लिए। यानी कि यह जो 6 रिलीजन के लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए सिटीजनशिप इन शॉर्ट दे दी जा सकती है। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुस्लिम जो है एक्सक्लूड कर दिए गए, मुस्लिम को यहाँ पे नहीं गिना गया है। इस वजह से दोस्तों बहुत सारा बवंडर आपने देखा था पास्ट में हुआ दिल्ली के अंदर, और भी हमारे देश के कई सारे हिस्सों में ये बवंडर हुआ था। इसको मैं आगे चर्चा करूँगा इसके बारे में भी और ब्रीफ में। तो फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देशों तो हैं हु एंटर्ड इंडिया, जो कि भारत में एंटर किए हैं 31 दिसंबर सन 2014 को। क्योंकि 31 दिसंबर सन 2014 से 31 दिसंबर सन 2019 दोस्तों पूरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो इन्हें जो है 2020 ऑनवर्ड से इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वह कोई भी केस भी नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि अगर कोई इलीगली हमारे भारत के अंदर आ जाता है तो उस पर हम केस चलाते हैं दोस्तों इन 2 एक्ट के मुताबिक। पहला एक्ट है यहाँ फॉरेनर एक्ट 1946 और दूसरा है पासपोर्ट एक्ट 1920। तो इन दोनों के तहत क्या किया जाता है, इनके ऊपर केस किया जाता है और इनको वापस से इनके देश के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो वह लोग जो इन कैटेगरीज में फॉल करेंगे, जो कि इन 3 देशों से होंगे और 6 रिलीजन में होंगे, ठीक है, 6 रिलीजन में से एक होंगे, उनको क्या होगा, यह जो सिटीजन से यह जो आपका ये दोनों जो एक्ट है ना, पहले एक्ट को हम कहते हैं फॉरेन एक्ट 1946 और जो दूसरा एक्ट है यह पासपोर्ट एक्ट, इन दोनों के तहत जो सजा का प्रावधान है वह भी नहीं झेलना पड़ेगा। माने कि डबल फायदा, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पे जो सिटीजनशिप दी जाएगी इन 6 धर्म के लिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, और जो कि इन 3 देश से बिलोंग करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके लिए जो सिटीजनशिप दी जाएगी, यह जो 1955 के एक्ट में जो 5 रास्ते सुझाए गए हैं सिटीजनशिप देने के, मैंने आपको पीछे बताया है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, तो ये 5 रास्ते सुझाए गए हैं। इनमें जिस रास्ते से इन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी वह होगा बाय नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन मैंने आपको बताया, नेचुरलाइजेशन में ये कंडीशन होती है कि 14 साल में आपको 11 साल भारत रहना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर 11 साल आप भारत रहते हो और लास्ट के 1 साल लगातार भारत रहे हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी भारत की। अब ऐसे में इन 3 देश और 6 रिलीजन के लोगों के लिए ऑफर दिया गया है कि आप 11 साल नहीं, आप बस 5 साल का क्राइटेरिया फॉलो कर लीजिए, तब भी आपको जो सिटीजनशिप है ना वह दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यह बातें अब समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है टू ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय नेचर, ये सब मैंने आपको बता दिया, तो उसे रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाइन जो है मैंने आपको यहाँ ये भी क्लियर कर दिया, ये क्लियर। अब है द बिल क्रिएट्स एन एक्सेप्शन फॉर हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान। अब देखो ये जो बिल है ना, इसके अंदर इन 6 लोगों के लिए ही छूट मिली हुई है, ठीक है। यह 6 लोग जी हैं, ये 6 लोग जो हैं वही इन 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आ सकते हैं भारत में, ठीक है। अब इनके लिए 11 साल नहीं, इनके लिए सिर्फ 5 साल लगेंगे भारत का सिटीजन बनने के लिए। ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप सच पर्सन विल बी डीम्ड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सिटीजन माने जाएंगे और इन पर कोई भी केस जो है वो नहीं चलाया जाएगा, जो कि चलाया जा सकता था पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट, ठीक है, इनके मुताबिक। ऑन एक्वायरिंग सिटीजन से बता दिया दिस प्रोविजन ऑन सिटीजन फॉर इलीगल माइग्रेंट विल बी नॉट अप्लाई टू। अब देखो यहाँ पे एक बहुत काम की चीज़ सुनो भाई, क्या है, बहुत काम की चीज़ है और मेरे को पूरा यकीन है कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर बन सकता है। देखो इस बिल के अंदर ना, जब ये बिल पहली बार पेश किया गया सन 2016 में, तो दोस्तों इस बिल के लिए बहुत सारा हल्ला हुआ। अब ये हल्ला किया गया नॉर्दर्न स्टेट के द्वारा, जो हमारी 7 बहनें हैं ना उनके द्वारा यह हल्ला किया गया, ठीक है। 7 बहनें हैं जो हमारे नदर्न स्टेट्स हैं ना, उन्होंने यह हल्ला किया, जिनमें आपके नदर्न स्टेट में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, रंबुलाइगम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्टेट थे ना, इन्होंने बहुत हल्ला किया जब ये सन 2016 में पहली बार आया। अब भैया सन 2019 में से पास किया गया, तो हमारे जो अमित शाह जी थे उन्हें पूरा यकीन था ये फिर से हल्ला करेंगे, तो अमित शाह जी ने क्या किया, एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेप्शन किस किस के लिए दिया गया, तो आप इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए 2 बातें याद रखो। वह स्टेट जो 6th शेड्यूल में फॉल करती हैं, ठीक है, इस एक्ट में उनके लिए एक्सेप्शन है। दूसरा, वह स्टेट जो इनर लाइन परमिट के अंडर में आती हैं, ठीक है, उन्हें ये एक्सेप्शन दिया गया। अब मैं इसे ब्रीफ में समझा देता हूँ, आप अभी शॉर्ट में ऐसे याद रख लीजिए कि इस एक्ट के अंदर 2 लोगों के लिए
एक्सेप्शन दिया गया है दो लोगों के लिए, एक वह जो 6 शेड्यूल के अंडर में फॉल करते हैं यानी कि जो छठी अनुसूची में आते हैं, वह राज्य जो छठी अनुसूची में आते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है। दूसरा ILP, ठीक है, इनर लाइन परमिट के जो अंडर में आता है उनको भी दोस्तों ये क्या है, छूट है। अब चलो समझते हैं ये इनर लाइन परमिट और 6 शेड्यूल का क्या चक्कर है। मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाए हैं पूरे, ठीक है। इसमें मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाया था 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल में अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने बताया था 6 शेड्यूल में जो आपकी स्टेट आती हैं यह होती हैं आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन सी, मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेट जो होती है ना, यह स्टेट आपकी आती हैं 6 शेड्यूल में। अब इनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है 6 शेड्यूल में। अभी किस तरीके की प्रोटेक्शन है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी एक चैप्टर शेड्यूल ट्राइब्स वाला, तो उसमें बताऊंगा। अभी फिलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो 4 स्टेट है ना आपकी, कौन कौन सी है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो आपकी 4 स्टेट है ना, इनके लिए 6 शेड्यूल में एक एक्सेप्शन मिली हुई है, वो ये है कि इनकी जो टेरिटरी है, ठीक है, इनका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आके कोई भी बाहर से ज़मीन नहीं ले सकता। क्या ले सकता, ज़मीन यहाँ पे नहीं खरीद सकता, ठीक है। यानी कि इन चारों स्टेट में जो लोग रहते हैं उनके साथ में कोई बाहर का बंदा आके नहीं रह सकता, क्योंकि उसे जो ज़मीन है वही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चारों स्टेट का जो कल्चर है वह डाइल्यूट ना हो। आप लोग जानते हो कि इन चारों स्टेट का जो कल्चर है वह हमारे देश के कल्चर से बहुत भिन्न है। यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स भी रहते हैं। अब ये शेड्यूल ट्राइब जो है ना, ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो संस्कृति है उसके अंदर कतई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कोई बाहर का बंदा आके इनके जो कल्चर है उसमें कतई भी इंटरफेरेंस ना करे। अब बाहर से लोग मान लीजिए यहाँ आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो भैया इन्हीं स्टेट के पास में है, तो बांग्लादेश से जो माइग्रेंट आएगा वो कॉमन सेंस वाली बात है, जाएगा कहाँ भाई, तमिलनाडु में तो जाएगा नहीं, ना तुम्हारा केरला में जाएगा, ना उड़ीसा में जाएगा, सीधी सी बात है, वह यहाँ पर ही बसेगा। अब यहाँ पर बसेगा तो इन लोगों के लिए समस्या है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका तो कल्चर और कुछ है, ये लोग और कुछ खाते पीते रहते, नाचते गाते पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ और कुछ खाते पीते, नाचते गाते पीते हैं, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि हमारा कल्चर डाइल्यूट होगा, ये लोग हमारे कल्चर को दूषित करेंगे। तो ऐसा इन लोगों को डर है, इसी वजह से सरकार ने छठे शेड्यूल में जो स्टेट आते हैं उनके लिए दोस्तों एक्सेप्शन दी है कि ऐसे स्टेट जो छठे शेड्यूल में हैं, जो छठे शेड्यूल में फॉल करते हैं, ऐसे स्टेट में कोई भी इमिग्रेंट जो है जो दूसरे देश से भारत आया है और इलीगली भारत में रह रहा है वो यहाँ नहीं बस सकता, ठीक है, यहाँ पे वह नहीं रहेगा। यानी कि ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि यहाँ कोई ना आके बसे जो कि इलीगल माइग्रेंट है, जिसको इस व्यवस्था के तहत नागरिकता दी जा रही है, वह यहाँ के ना बसे। अब यहाँ का ना बसेगा तो फ़ायदा क्या होगा, आप सभी जानते हो, उससे फ़ायदा ये होगा कि इनका जो कल्चर है वह दूषित होने से बच जाएगा। अगला देखो क्या है दोस्तों, इनर लाइन परमिट। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है, यह दोस्तों एक परमिट होता है जो आपको चाहिए होता है आपको अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए, दूसरा आपको मिज़ोरम जाने के लिए, तीसरा आपको चाहिए होता है नागालैंड जाने के लिए, और चौथा अभी मैं ऐसे नहीं कहूँगा जो कि है मणिपुर। ये जो मणिपुर है ना, अभी मणिपुर यार छोड़ ही देते हैं, इसका कुछ अलग ही चक्कर है, समझाता हूँ ये क्या चक्कर है इस मणिपुर का। तो अभी आप 3 याद रखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 स्टेट है ना, इनके पास है दोस्तों इनर लाइन परमिट शो करने का अधिकार। क्या है, इनर लाइन परमिट शो करने का अधिकार। यानी कि इनकी टेरिटरी के अंदर अगर कोई बंदा घुसता है तो उसे स्टेट से एक परमिट लेना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि वह इन 3 जगहों पे कितने दिन रहने का इच्छुक है और वह इन 3 जगहों पे क्यों जा रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है। तो अगर मान लीजिए वो पढ़ने जा रहा है तो उसको एक परमिट दे दिया जाएगा 1 साल का, उससे ज़्यादा वह यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पे यह चक्कर होता है इनर लाइन परमिट का, यानी कि यहाँ परमिट लेना पड़ता है हमारे को जाने के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है। अब ट्राइबल एरिया है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो उनके कल्चर को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। और जब उनके कल्चर को डिस्टर्ब करेंगे तो इससे उन्हें होगी समस्या, जिसकी वजह से वो अपने कंसर्न को रेस करेंगे, इससे गवर्नमेंट को समस्या होगी, उसका वोट बैंक जाएगा। तो इसलिए उसने व्यवस्था की इनर लाइन परमिट की, ठीक है। इनर लाइन परमिट का मतलब मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं, इनके लिए भैया कतई दे दी गई है छूट। अब बात आती है कि पूरा सर आपने समझा दिया, हम जो आजकल इतना वायलेशन देख रहे हैं, चारों तरफ जो है इतना सारा वायलेशन हो रहा है, इसको लेके ये क्यों हो रहा है। तो देखो इसके पीछे 3 कारण हैं।
एक तो है नदर्न स्टेट का, जितनी हमारी नदर्न स्टेट है, सॉरी ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, इनका कंसर्न क्या है भाई, कंसर्न इनका बाकी मानने के योग्य भी है। तो जितनी भी ईस्टर्न स्टेट हैं ये क्या बोल रहे हैं कि चलो आपने अभी आसाम में ना, अभी आपने आसाम में कराया था अकॉर्ड, ठीक है, आसाम अकॉर्ड हुआ है अभी, यानी कि आसाम में एनआरसी लगी थी अभी, तो वहाँ पे यह देखा गया कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज पत्रा नहीं है और वो वहाँ रह रहे हैं, यानी कि इनके पास कोई एविडेंस है नहीं इससे वो प्रूव कर सके कि हम सिटीजन है, ठीक है। तो 1971 से पहले जो लोग आसाम में आ गए हैं उन्हें तो वहाँ का सिटीजन समझा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे तुम 1955 से कंपेयर मत करने लगना, 55 में क्या है, 26 जनवरी 1950 से पहले जो आ गया वही समझा जाएगा भारत का नागरिक। इसके बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कौन भारत का नागरिक है कि नहीं है। लेकिन इस कड़ी में जो आसाम है उससे एक्सेप्शन मिली हुई है। आसाम को बोल दिया गया है कि 1971 से पहले जो तुम्हारे यहाँ आ गया वो सिटीजन है, जो बाद में आया है उसे कागज़ दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिटीजन है। तो यहाँ पे 19 लाख लोग ऐसे थे आसाम के जो ये नहीं प्रूव कर पाए कि वो सिटीजन है, और इसमें 14 लाख तो हिंदू हैं। अब वह जो हिंदू हैं उन्हें क्या होगा, इसके आने के बाद उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी, समझ रहे हो। जब ये एक्ट बन जाएगा तो क्या होगा, सिटीजनशिप मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, वो रहेंगे तो आसाम के अंदर ही। अब आसाम में भैया बहुत सारा ट्राइबल एरिया आसाम के अंदर भी है, तो सीधी सी बात है ट्राइब्स का जो कल्चर है वह भी दूषित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो मेजर इशू है ये तो यह है जो कि आसाम उठा रहा है और भी जो ईस्टर्न स्टेट है वो उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आप याद रखना, यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं, ठीक है, 7 बहनें प्लस आसाम, यानी कि टोटल 8 लोग, इन लोगों के लिए तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 7+1 यानी जो 8 है, यहाँ पे इन 8 में सिर्फ 7 को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मणिपुर को जो है वहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो मणिपुर के लोग भी यहाँ पे कंसर्न रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ना इनर लाइन परमिट में हम लोग फॉल करते हैं, ना हम 6 शेड्यूल में फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ ही आएंगे पर ये लोग, क्योंकि यहाँ तो प्रोटेक्शन मिल गई और स्टेटों में तो, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो बांग्लादेश का आदमी सीधा हमारे यहाँ रहेगा। तो यहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने आश्वासन जताया है कि हम केंद्र के साथ में काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये लोग यहाँ पे आके रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे आश्वासन जता दिया गया है कि भैया टेंशन लेने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ नहीं रहेंगे। हमारी सीएम साहब से हो गई है, सॉरी हमारी पीएम साहब से हो गई बात, और उन्होंने कहा है कि जल्दी हम तुम्हें इनर लाइन परमिट जो है वो इशू करा देंगे, ठीक है, इनर लाइन परमिट हम तुम्हें इशू करा देंगे बहुत जल्दी ही। इस कड़ी में जो हमारा स्टेट एरिया है, इसे सन 2018 में एक बिल भी पास किया था जो प्रेसिडेंट के पास अभी फिलहाल लटका पड़ा हुआ है, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट ने पास नहीं करा है। तो मणिपुर जो है उसका एक अलग कंसर्न है। दूसरा कंसर्न दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, वह ये है राइट टू इक्वलिटी का, आर्टिकल 14। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है यह दोस्तों वायलेशन करता है राइट टू इक्वलिटी, जो कि फंडामेंटल राइट है। एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, राइट टू इक्वलिटी जो है ना दोस्तों, ये दोनों को दिया जाता है, चाहे वह इंडियंस हो चाहे वह एलियंस हो, यानी कि चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, ये राइट टू इक्वलिटी दोनों के लिए मिला हुआ है, ठीक है, चाहे वह आपके देसी हो चाहे वह आपके विदेशी लोग हो। तो यहाँ पे है क्या कि अब आर्टिकल 14 का देखो कैसे वायलेशन, इस तरीके से वायलेशन है कि हम बाहर से ना कुछ चुने हुए रिलीजन वालों के लिए सिटीजनशिप दे रहे हैं, जबकि 1955 के एक्ट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम चुने हुए रिलीजन के लिए ही हम लोग क्या करें, हम लोग सिटीजनशिप दें। 1955 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सन 2019 में वह ऐसा कर रही है कि कुछ चुने हुए रिलीजन के लिए ही नागरिकता दे रही है, जो कि दोस्तों राइट टू इक्वलिटी का हनन है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समता का अधिकार, यानी कि सभी के लिए समान जो है वो अधिकार होंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हो 6 लोगों के लिए तो स्पेशल अधिकार दे दिया, क्योंकि ये अधिकार एलियंस के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो मुस्लिम अलग देश से आगे हमारे भारत के अंदर रह रहे हैं, इन तीनों देशों के, ठीक है। तो उन्हें तो उससे सिटीजनशिप मिलेगी नहीं, तो उन लोगों के जो राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी दोनों का है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, जो कि हमारी धरती पर रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुसलमान है या और कोई किसी रिलीजन में फॉलो करते हैं, तो उन्हें तो वो तो वंचित हो जाएंगे ना इससे, उन्हें फिर कहाँ सिटीजनशिप मिल पाएगी, ठीक है। तो उनका भी कंसर्न है कि भैया तुम तो तुम्हारे देश में हम रह रहे हैं, तुम्हारे देश में देशियों के लिए है, यानी कि सिटीजन के लिए है ये अधिकार, और हमारे लिए भी है, तो हमारे अधिकार का काय हनन कर रहा है भैया, हमारे लिए भी दो सिटीजनशिप जो तुम 6 धर्म वालों को दे रहे हो। तो ये दोस्तों यहाँ भी एक कंसर्न निकल के आ रहा है। अब जो अगला कंसर्न है ना जो निकल के आ रहा है वह है कि हमने इन 3 देशों को ही क्यों चुना, और भी जगह भी तो धार्मिक समस्या है वह लोगों को झेलने को मिल रही हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आपने इन तीनों को लिया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने और देशों को क्यों छोड़ दिया, वहाँ भी तो धार्मिक उत्पीड़ना हो रही, वहाँ भी तो लोग धार्मिक से उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, तो आपने इनको क्यों छोड़ रखा है। अब बात करूँ तो देखो
अहमदिया की बात की जाए, आपको पता होगा अहमदिया और शिया हमेशा बने रहते हैं, ठीक है, न्यूज में, कि अहमदिया और शिया जो है ना पाकिस्तान के, उनके साथ में धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है। सुन्नी लोग जो है ना, इनके साथ में बड़ा भैया गलत व्यवहार करते हैं। एथिस्ट यानी कि वो लोग जो किसी भगवान को नहीं मानते बांग्लादेश में, उनके साथ में भी रिसेंट में न्यूज आई थी, बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है। फिर तमिल लोग जो रहते हैं श्रीलंका में, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो तमिल लोग रहते हैं भैया, उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। फिर मधेसी लोग जो रहते हैं नेपाल के अंदर, उनके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है। तो हमने इन 3 जगह के इन्हीं को क्यों चुना, ये जो हैं इनको क्यों नहीं चुन रहे कि इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है। धार्मिक उत्पीड़न तो भैया अहमदिया और शिया जो हैं पाकिस्तान के, उनके साथ में भी हो रहा है। एथिस्ट के मर्डर की खबरें आ रही हैं बांग्लादेश में, आ रही हैं ना, आपने सुनी होंगी कि एथिस्ट के मर्डर की खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से। फिर मधेसी नेपाल के जो हैं, इनके साथ में बड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। फिर तमिल जो है श्रीलंका के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है। चलो और गिनाता हूँ आपके लिए, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं म्यांमार के, उनके साथ में बड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। फिर बुद्धिस्ट जो हमारे तिब्बत में रहते हैं, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो हम लोग हम इन 6 क्यों दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे और भी है ना, उनको हम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ भी तो कोई ना कोई रिलीजन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उन्हें भी दें, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो, ये जो राइट टू इक्वलिटी है ना, ये सिर्फ सिटिजन के लिए नहीं है, ये एलियंस के लिए भी है। तो आपकी सॉइल के ऊपर, इंडिया की सॉइल के ऊपर, इंडिया मिट्टी के ऊपर जो एलियंस रह रहे हैं ना, उनका भी अधिकार है कि देश उनके साथ में राइट टू इक्वलिटी वाला ही बर्ताव करे, यानी कि उन्हें भी राइट टू इक्वलिटी मिलने का जो है ना, वह दोस्तों चाहिए, उन्हें भी राइट टू इक्वलिटी चाहिए। और आप जानते हो ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट का तो ये सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह था पूरा इशू जो मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की। इससे ज़्यादा ये कभी ना पेपर पूछा जाएगा, ना आज तक कोई पेपर के अंदर पूछा गया है। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ में लेक्चर कवर करता हूँ। लेक्चर पसंद आया हो तो इस मेरे वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।